तो स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे अब शाहजहाँ के बारे में। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो अकबर और जहांगीर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो शाहजहाँ, इसका शासनकाल जो स्टार्ट होता है 1627 से 1658। और बात करें इसकी पत्नी, तो इसकी पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। बानो बेगम, इन्हीं की याद में शाहजहाँ ने क्या ताजमहल का निर्माण किया था या बनवाया था, ठीक है। इनका देहांत हो जाता है प्रसव पीड़ा के कारण इसी वर्ष। जब इनका देहांत होता है 1631 ईस्वी में, तभी आगरा के ताजमहल का निर्माण कार्य स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और आगे हम पढ़ें, इन्हीं को हम, इनका दूसरा नाम क्या है, मुमताज महल, ठीक है, मुमताज महल। जो ये था शाहजहाँ, इसके 4 पुत्र थे। पुत्रों के नाम, पहला जो था वो था दारकिशोर, दारशिकोह सॉरी, ठीक है। दूसरा जो था वो था शाह शुजा, औरंगजेब, और लास्ट जो था मुराद बख्श, ठीक है। तो इसमें शाहजहाँ के शासनकाल में ऐसा कुछ वैसे वो है तो नहीं इम्पोर्टेंट। बाकी ये इसके जो 4 बेटा थे या इसके जो 4 पुत्र थे, इन्हीं में उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध होते रहेंगे, ठीक है। और फिर आगे जो हम पढ़ते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा कहें कि पढ़ा लिखा जो इसका बेटा था वो था दारकिशोर, ठीक है, दार शिकोह। अब इसका क्या था कि दार शिकोह, इसने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है, फारसी भाषा में अनुवाद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पे। आगे हम बात करें कि इसी को ये जो है दार शिकोह, इसको लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, किसने कहा था इससे ये, तो ये कहा था लैनपूल ने इसे लघु अकबर, लघु अकबर कहा, ठीक है। और ये किसके नाम से कविता लिखता था, तो ये कविता लिखता था कादरी, कादरी नाम से, ठीक है। ये भी पूछ लिया था कि दार शिकोह किस नाम से कविता लिखता था। अब हम बात करें आगे, तो हाँ, ठीक है। दो, जो ताजमहल का निर्माण कार्य स्टार्ट होता है वो होता है हमारा 1631 में। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट ये लिख देते हैं कि शाहजहाँ का शासनकाल या शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, वो इसलिए कि इसके टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, जैसे ताजमहल इसने बनवाया था, लाल किला, मोती मस्जिद और जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है। कोहिनूर सिंहासन इसने बनवाया था। तो इसके कारण इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो हम लिखते हैं कि 1631 में
1631 से कब तक, 1653 तक चला था, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1600, हाँ चलो 1631 से 1653 तक। ताजमहल का निर्माण, ठीक है, निर्माण हुआ। आगे ताजमहल के बारे में दो तीन चीज़ इम्पोर्टेंट हैं। पहला कि इसको डिज़ाइन किसने किया था, तो इसका डिज़ाइन जो किया था वो था अहमद लाहौरी। ठीक है। दूसरा ये है इम्पोर्टेंट कि निर्देशन किसने दिए थे या निर्देशक किसने किया था, जिसके निर्देशन में ये बना था, तो वो था किसकी देख रेख में, मतलब ईशा खां की देख रेख में ये बना था। ठीक है। डिज़ाइन इन्होंने बनाया था, मतलब नक्शा जो कहते हैं, और देख रेख में इनकी में बना था। ठीक है। और इस ताजमहल में सबसे पहले कौन से पत्थर का यूज़ किया गया था, सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का यूज़ किया गया था, जो कि कहाँ से आ रहा था सफ़ेद संगमरमर का पत्थर, ये राजस्थान के मकराना से लाया गया था। ठीक है। हाँ, और इसका इसे निर्देशन भी बोल दीजिए, या फिर ये कौन था, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल दीजिए, एक मिनट, प्रधान मिस्त्री करके, ठीक है, या प्रधान मिस्त्री बोल दो। और इसमें जो ताजमहल बनाता है, इसमें कौन सी शैली का यूज़ किया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये रहेगा, तो इसमें यूज़ किया गया था पित्रा दुरा शैली का। ठीक है, शैली का प्रयोग किया गया। आगे हम बात करें पत्थर की, तो इसमें कौन सा पत्थर यूज़ किया गया था, तो इसमें पत्थर यूज़ हुआ था संगमरमर का। सफ़ेद, ठीक है, कहाँ से आया था, मकराना, राजस्थान से लाया गया। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे हम बात करें, जो सबसे पहले ये सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का यूज़ किस के मकबरा बनाने में हुआ था, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये हुआ था हुमायूं का जो मकबरा बना था। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए पहले सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले बात करें तो संगमरमर का यूज़ जो हुआ था वो हुमायूं के मकबरे में हुआ था। अब आगे हम बात करें तो आगे ये आ जाएंगे कि कुछ युद्ध हुए थे, और वो भी हुए थे किसके लिए, उत्तराधिकारी के लिए, या आप कह लीजिए उत्तराधिकारी युद्ध। ठीक है, तो उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी युद्ध। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था 1658 में। 1658 में किसका, सबसे पहले उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, ये हुआ था, ये हेडिंग ही डाल लीजिए 1658 उत्तराधिकार युद्ध।
ये हुआ शाह शुजा और मुगलों की शाही सेना के बीच, ठीक है, मुगलों की शाही सेना। यहाँ पे क्या, इसकी हार हो जाती है। आगे बात करें हम तो 1658 में होता है दोबारा से धर्मट का युद्ध। ये युद्ध जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें कौन कौन लड़ा था, तो इसमें थे, एक तरफ था दार शिकोह प्लस यही शाह शुजा, और इधर थे औरंगजेब प्लस कौन, इसका दूसरा भाई जो था मुराद बख्श। यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग हार जाते हैं और इनकी जीत होती है, ठीक है, या इनडायरेक्टली कह लीजिए औरंगजेब जीत जाता है। जीत जाते हैं। फिर आगे 1658 में फिर से एक युद्ध होता है, जिसे कहेंगे हम सामूगढ़ का युद्ध। ये भी औरंगजेब मुराद बख्श और दाकिशोर के बीच में होता है। इसमें भी क्या, औरंगजेब की जीत होती है, ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, सामूगढ़ का युद्ध। तो इसमें कौन जीत जाता है, औरंगजेब। औरंगजेब की जीत, ठीक है। फिर आगे 1659 में युद्ध होता है, उसको क्या कहेंगे हम, खंजवा का युद्ध, ठीक है, तो लिख लीजिए ये कौन सा होता है, खंजवा का युद्ध। इस युद्ध में, यह युद्ध जो होता है ये होता है औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य, और इसमें ये शाह शुजा की हत्या करा देता है। तो इसके बारे में लिख लीजिए, दो लोगों के बीच में होता है, शाह शुजा और औरंगजेब। यहाँ पे शाह शुजा की हत्या करा देता है, ठीक है। और फिर एक युद्ध होता है 1659 में ही, जिसे कहेंगे हम देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध, ये किसके बीच में होगा, ये होगा हमारा दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, औरंगजेब की जीत हो जाती है और ये हार जाता है, ठीक है। तो ये युद्ध हुए थे, और ये सारे के सारे युद्ध किस लिए हुए थे, उत्तराधिकारी के लिए, आगे के लिए, ठीक है। और इन्होंने कुछ मतलब इन युद्ध से पहले कुछ अभियान भी हुए थे, जैसे 1636 में हुआ था, शाहजहां ने अपने दक्कन का अभियान पर गया था, और वहां से ये क्या करता है कि हीरे के व्यापारी जो होता है मीर जुल्मा से कोहिनूर का हीरा प्राप्त करता है, और 1638 ईस्वी में शाहजहां
जो अपनी राजधानी है वो आगरा से कहाँ पे स्थानांतरित करता है, दिल्ली। ठीक है, और फिर तभी दिल्ली स्थानांतरित करता है 38 से 48 तक, 1638 से 48 तक ये लाल किले का निर्माण करता है। ठीक है, तो हमने ऊपर ताजमहल का तो लिखा था, यहाँ पे इसके लिखते हैं निर्माण कार्य। ठीक है, निर्माण कार्य में 1600, एक बार और लिख लेना इसको, 31 से लेके 53 तक किसका निर्माण होता है, ताजमहल। ठीक है, फिर 1638 से लेकर 1648 तक लाल किला। और किसका निर्माण कराता है ये, जामा मस्जिद। ठीक है, दीवाने खास। ठीक है, ऐसे ही दीवाने या दीवान ए आम। ठीक है, इन दोनों का निर्माण करवाता है। और मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, या इसको बोल दीजिए मयूर सिंहासन को ही तख्ते ताऊत। ठीक है, और ये कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, इनके भी निर्माण यही कराता है। ठीक है, दिल्ली गेट, और कौन सा गेट, कश्मीरी गेट। का निर्माण कराता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या होता है कि बीमारी के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आगे हम थोड़ा सा और इसमें देखें। सबसे पहले तो जो इसका पुत्र होता है औरंगजेब, थोड़ा सा आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो इसका पुत्र होता है औरंगजेब, वो 1659 में लाल किले में औरंगजेब अपना दूसरा राज्य अभिषेक कराता है। ठीक है, और 1666 में ये शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। अब शाहजहाँ की जो मृत्यु होती है, ये क्या करता है औरंगजेब, इसको कैदी कर मतलब जेल में डाल देता है या कैद कर लेता है। तो 7 वर्ष तक ये कैदी रहता है, अपना कैदी जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, इसकी कब्र जो होती है कहाँ है, इसकी कब्र ताजमहल में ही है। और इसकी जो जीवनी की रचना है, मतलब व्यास के जीवन परिचय बोल दीजिए या जीवनी बोल दीजिए, उसकी रचना है वो कौन लिखता है, वो लिखता है इनायत खान। तो कुछ चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ से ये लिख लीजिए, मतलब कि 1659 में किसका राज्याभिषेक होगा, राज्याभिषेक औरंगजेब का। ठीक है, और 1666 में, 66 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु 7 वर्ष कैदी जीवन व्यतीत करने के कारण हो जाती है। ठीक है, या कैदी जीवन व्यतीत करने, एक मिनट, करने के बाद हो जाती है। ठीक है, बात करें इसका मकबरा। अब ठीक है, कैद किसने किया था, तो ये याद रखना, ये औरंगजेब ने किया था। ठीक है, मतलब इसके बेटा ने। मकबरा है इसका ताजमहल, मतलब मकबरा बोल दें या फिर कब्र बोल दें, या फिर कब्र लिख देते हैं ना,
कब्र कहाँ है इसकी, तो ये है ताजमहल, ताजमहल में, ठीक है। और इसकी जीवनी कौन लिखता है, तो वो है इनायत खान, इसकी जीवनी लिखता है। तो ये कुछ चीज़ें थी शाहजहाँ के बारे में, ठीक है। इसके टाइम पीरियड में बस स्थापत्य कला का विकास हुआ था, और ये युद्ध हुए थे किसको लेके, उत्तराधिकारी को लेके, ठीक है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में, ठीक है। तो औरंगजेब, इसका टाइम पीरियड आपको पता ही है, 1658 से लेके 77, ठीक है। और औरंगजेब आलमगीर इसका पूरा नाम था। इसका जन्म कहाँ होता है, 1618 ईस्वी में उज्जैन में, उज्जैन के दोहद नामक जगह पे होता है, नामक स्थान, ठीक है। इसके वास्तविक नाम की बात करें, वास्तविक नाम मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ठीक है। तो ये उसका वास्तविक नाम था। अब 1637 ईस्वी में क्या होता है कि औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम से क्या किया, विवाह किया। तो इनकी बेगम का नाम लिख लीजिए, पत्नी का नाम क्या नाम था, दिलरास बानो बेगम। इन्हीं की याद में क्या बनता है, एक ताज, मतलब इन्हीं की याद में एक किला बनता है, ठीक है, या इनकी याद में एक मकबरा बनता है औरंगाबाद में, जिसे ताजमहल की बदसूरत या ताजमहल की नकल कहा जाता है, ठीक है। तो हम्म और इतिहास में ये जो रबिया दिलरास बानो बेगम है, इन्हें किसी के नाम से जाना जाता है, रबिया बीबी, ठीक है। या फिर उस मकबरे को बीबी का मकबरा, रबिया बीबी के नाम से जाना जाता है। अब इनका यहीं पे लिख लो मकबरा, कहाँ पे, औरंगाबाद, औरंगाबाद में, जिसे क्या कहते हैं, ताजमहल की नकल या ताजमहल की बदसूरत, या तीसरा नाम बीबी का मकबरा, ठीक है। तो ये इनके नाम है, कहते हैं या लिख देते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मकबरा होता है, इसका निर्माण कराता कौन है, तो यहाँ लिखो बीवी के मकबरे का निर्माण इसका पुत्र आजम ने कराया, ठीक है। तो ताजमहल बना था किसकी याद में, अपनी पत्नी की याद में, लेकिन बीवी का मकबरा जो बनवाया था वो उसके पुत्र ने बनवाया था, तो ये मतलब माँ की याद में, ठीक है।
हम कह सकते हैं। अब बात करें कि जो शाहजहाँ के कार्यकाल में ना, ये औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था, या औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। ठीक है, और चलो यहाँ लिख लो कि शाहजहाँ के शासनकाल में औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। ठीक है, और इसी के शासनकाल में किसका उदय हुआ था? औरंगजेब के ही शासनकाल में मराठाओं का उदय हुआ। ठीक है, तो औरंगजेब के शासनकाल में मराठा उदय हुआ। ठीक है, और इससे इम्पोर्टेंट बात कि जो औरंगजेब है, इसने अपना 2 बार राज्य अभिषेक कराया था। ठीक है, इसने सिक्कों पे कलमा छपवाना प्रतिबंध शुरू कर दिया था, और इसने जुआ शराब पे भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो इसने प्रतिबंध यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, प्रतिबंध या प्रतिबंधित। कौन कौन सी चीज़ इसने प्रतिबंधित कर दी थी? तो शराब और जुआ। ठीक है, ये इसने प्रतिबंधित कर दिए थे। आगे हम बात करें, और एक और था नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, और सभी हिंदू त्योहार सभी हिंदू त्योहार सभी हिंदू त्योहारों को मनाने पर प्रतिबंध। तो ये इसमें इतने सारे प्रतिबंध लगाए थे। ठीक है, इसने 3 मंदिर नष्ट किए थे। तो वो 3 मंदिर कौन कौन से थे? 3 प्रसिद्ध मंदिर नष्ट किए। कौन कौन से थे? पहला था सोमनाथ, दूसरा था काशी विश्वनाथ। ठीक है, काशी विश्वनाथ, और तीसरा था आपका केशव राय मंदिर। इनको नष्ट कर दिया था ना, इनको नष्ट किया। और क्या किया था इसने? इसने दास और सती प्रथा को भी प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ये वाली लाइन, दास और सती प्रथा प्रतिबंधित। ठीक है, अब इसके टाइम पे ही ना, जो सूरत था, सूरत में लूट हुई थी। तो सूरत में जो लूट हुई थी, उसके बाद जो संधि हुई थी, वो कुछ इंपॉर्टेंट संधि हैं, तो उनको लिख लीजिए। या तो लिख लीजिए सूरत की संधि, या सूरत की लूट करके लिख लीजिए। तो जो पहली थी 1664 में हुई थी, 1664 में सूरत की प्रथम लूट। ठीक है, जब ये लूट हुई तो सूरत बंदरगाह को लूटा, जहाँ पे मुगलों को अधिक राजस्व प्राप्त होता था। ठीक है, और इसके तहत किसकी संधि हुई थी? इसके तहत हुई थी पुरंदर की संधि। तो ये लिख लो कि इसके
तहत पुरंदर पुरंदर की संधि हुई है ना, संधि हुई। ठीक है, फिर 1670 ईस्वी में दूसरी लूट हुई थी, और दूसरी लूट कब हुई ये लिख लो, 1670 में सूरत की दूसरी लूट। ठीक है, आगे 1675 में औरंगजेब ने जो तेग बहादुर गुरु थे, मतलब ये सिखों में नवे गुरु थे, इनकी हत्या करा दी थी, है ना। कब कराई थी, 1675 में। तो 1675 में सिखों सिखों लिख दिया मैंने, सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर की हत्या करवाई। ठीक है, और फिर क्या, ये जजिया कर जो होता है ना, उसको फिर से प्रारंभ कर देता है, और औरंगजेब का जो पुत्र होता है, क्या नाम था उसका, अकबर सेकंड, वो इसके खिलाफ विद्रोह करता है। ठीक है, जिसमें इसकी मदद कौन करता है, जब ये विद्रोह करता है औरंगजेब का पुत्र, तो उसमें इसकी मदद करता है संभाजी। और 1682 में फिर ये क्या करता है कि जो औरंगजेब होता है, ये दक्षिण भारत के अभियान पर जाता है। ठीक है, और 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर के किले पर अधिकार कर लिया था, और 1687 में इसने गोलकुंडा के किले पर अधिकार कर लिया। इसके समय पर कितनी थी सूबों की संख्या, वो 21 थी। और 1686 में राजा राम जाट ने अकबर के मकबरे से उसकी अस्थियां निकाल दी थी ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अस्थियां निकाल कर उन्हें जला देता है। और 1689 में औरंगजेब ने जो संभाजी पर आक्रमण करके संभाजी की हत्या कर दी। संभाजी की हत्या क्यों, क्योंकि कि इसने उनके पुत्र का साथ दिया था। ठीक है, जब उसने विद्रोह किया था तब। फिर संभाजी की जो पत्नी होती है यश भाई, और उनका पुत्र साहू, इनको गिरफ्तार कर लेता है ये। और औरंगजेब दक्कन में रहने पर इसके जो वजीर थे वो असद खां के द्वारा उत्तर भारत में इसका कार्य मतलब संभाला गया था। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण चला गया था, तो फिर इसका जो वजीर था उसने उत्तर भारत में इसका काम संभाला था। ठीक है, इसने क्या किया ना, औरंगजेब ने, कि उत्तर में तो इसका अच्छा खासा वो था ही शासन, फिर इसने दक्षिण में भी सोचा कि अब चलो मुझे अपने दक्षिण में भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। तो इसने भी दक्षिण में आक्रमण किया था, यहाँ पे गोलकुंडा और ये सब को यहाँ पे इनका मतलब अधिकार कर लिया था। ठीक है, और फिर क्या होता है कि 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है औरंगाबाद में। ठीक है, और दौलताबाद में इसको दफनाया जाता है। फिर इसकी जीवनी जो होती है वो भी लिखी जाती है, और किसके नाम से, आलमगीर नामा। ठीक है, और इसकी रचना करते हैं, या इसको कौन लिखता है, कासिम सिराज जी। ठीक है, तो चलो हम पहले इतना लिख लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ से कि जो औरंगजेब का पुत्र होता है, औरंगजेब का पुत्र, क्या नाम है इसका, अकबर सेकंड, इसके खिलाफ विद्रोह करता है, विद्रोह किया। ठीक है, और सपोर्ट कौन करता है इसको, संभाजी महाराज। ठीक है, संभाजी ने इसकी मदद की। ठीक है, मदद की किसकी, अकबर सेकंड की। इसी कारण औरंगजेब कब आक्रमण करता है, 1689 में संभाजी पर आक्रमण करता है,
और इनकी हत्या कर देता है। ठीक है, और इनकी पत्नी और पुत्र को गिरफ्तार कर लेता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, फिर 1682 से इसके अभियान स्टार्ट होते हैं, और 1682 में औरंगजेब कहाँ आता है, दक्षिण अभियान पर। और औरंगजेब दक्षिण अभियान दक्षिण अभियान पर गया। ठीक है, तो कौन कौन से दक्षिण अभियान थे इसके, ये आप लोगों को याद रखना है। तो जो पहला था वो था इसका 1686 में, किसका, बीजापुर, बीजापुर के किले पर अधिकार। ठीक है, और फिर दूसरा 1687 में गोलकुंडा, गोलकुंडा पर अधिकार। ठीक है, इसके समय में कितने सूबे हो गए थे, इसके समय सूबे की संख्या 21 थी। ठीक है, और यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1686 में कौन, राजा राम जाट अकबर की अस्थियां निकालकर उन्हें जला देता है। ठीक है, जब ये औरंगजेब, ये वाली पॉइंट और लिख लेना, इसका वजीर कौन था, इतना याद रखना। तो इसका वजीर था असद खान, क्योंकि जब ये दक्षिण में गया था दक्कन में रहने के लिए, तो तब उत्तर भारत में इसका वजीर जो था असद खान, वो वहाँ पे संभाल रहा था सभी कार्यों को। ठीक है, और फिर 1707 में ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। अब बात आई इसको दफनाने की, तो इसे दफनाया कहाँ था, दफनाया, ये दफनाया था इसको दौलताबाद में। ठीक है, और इसकी जीवनी आलमगिरी, आलम या आलगिरी नामा, किसने लिखी थी, ये लिखी थी कासिम सिराजी ने। ठीक है, सिराजी ने। तो ये था इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये पूछा जाए कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो वो औरंगजेब था, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, और इसने, ये वाला पॉइंट छूट गया, इसने जजिया कर जो अकबर ने बंद कर दिया था, पुनः प्रारंभ कर दिया था। ठीक है,
तो ये था हमारा औरंगज़ेब के बारे में, और यहाँ पे हमारा मिडिवल हिस्ट्री ख़त्म होती है, ठीक है। कल से जो स्टार्ट करेंगे हम अपना वो आधुनिक भारत या मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे।